प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस के रूप में प्रैक्टिस सेट मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है ए में वाचन वैकल्य, बी लेखन वैकल्य, सी परिकलन वैकल्य, डी ADHD। सूची 2 में है गणित के कार्य में कठिनाई, 2 पठन की कठिनाई, 3 लेखन की कठिनाई और 4 है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। इसको मैचिंग करना है ABCD में। कौन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें बताया जा रहा है कि वाचन वैकल्य सीधा है। वाचन मतलब बोलने से यहाँ तात्पर्य है। तो क्या हो जाएगा कि जिन छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है, तो ये हमारा ए का दूसरा हो जाएगा। बी कह रहा है लेखन वैकल्य सीधा है कि लिखने में कठिनाई, तो बी का हो गया तीसरा। परिकलन वैकल्य, परिकलन यानी कैलकुलस करना, गणना करना, कलन करना, तो यह कहाँ होता है? तो आपको गणित विषय में होती है। तो जहाँ गणित के कार्य में छात्रों को परिकलन करने में कठिनाई होती है, तो क्या हो जाएगा? सी का पहला हो जाएगा। डी कह रहा है ADHD। ए जो है हमारा वो क्या कह रहा है? अटेंशन। अटेंशन जो है उसका हिंदी ही है हमारा ध्यान। तो सीधा है कि हमारा ADHD क्या आ जाएगा? 4 नंबर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है? 2, 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 जो है आपको ऑप्शन बी की ओर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर पर। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। ए तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। बी अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझता है। सी प्रतिस्पर्धा करने को अधिमान्यता देता और पसंद करता है। डी स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है, शक्ति है। इंग्लिश इसकी है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर एसोसिएटेड विथ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ए है फोकसेस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। बी परसीव्स ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ कंसेप्ट्स एंड मटेरियल। सी प्रीफर्स एंड लैक्स टू compete. D कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ हरसेल्फ। ये है लाइक्स टू कोऑपरेट। और इसमें खोजना है कि कौन हमारा सही होगा। तथ्य और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना एकदम सही है, यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है। फोकसेस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। प्रश्न कर रहा है कि अधिगमकर्ता की विशेषता, उसकी विशेषताओं को पहचान करना है किसमें? जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है, जो खुद इंडिपेंडेंट लर्नर्स के तरह है, उसके संदर्भ में अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझता है। यह भी कथन आपका वैश्विक, यहाँ क्या कह रहा है कि वैश्विक। तो यह आपको थोड़ा डाउट है कि जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगम करता है वह अभी फील्ड वर्कर के ही रूप में है, तो बी आपका नहीं होगा। चलिए सी कर रहा है प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देता और पसंद करता है। तो यह भी कथन आपका सही है कि वह एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए वह प्रीफर करता है, लाइक करता है। सही है, यानी ए सही है, सी सही है।
तो ए और सी आपको कहाँ है, ऑप्शन सी की ओर है, डी भी आपका सही है। स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है, कर सकती है, तो ए सी और डी हो गया, ऑप्शन सी की ओर है। ये है आपका सही आंसर का मिलान, ओनली ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड competencies of an effective teacher? A. Organize the manner which means being orderly, clear and in control. B. Literacy which implies general knowledge as well as good at reading and writing. C. Self-efficiency which refers to a person's self-perceived capacity to perform a task. D है Phillips ability which means being sensitive and ई कह रहा है इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। हिंदी इसके है नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवीणताएं कौन सी मानी जाती है? ए. व्यवस्थित व्यवहार जिसका अर्थ है क्रमानुसार स्पष्ट और नियंत्रण अधीन होना। बी है साक्षरता जिसका अर्थ है सामान्य तथा वाचन और लेखन में कुशलता। सी. आत्म सामर्थ्य जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति के किसी कार्य को निष्पादित करने की आत्म प्रत्यक्षीकृत क्षमता। डी. नम्रता जिसका अर्थ है संवेदनशीलता और मृदु होना। ई. मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करना। 5 आपको दिया गया है स्टेटमेंट और इन 5 से कोई 2 का ही चयन करना है। तो ABCD के दिए गए ऑप्शन से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? प्रभावी शिक्षक की शैली से स्टाइल से उसका पूछा जा रहा है कि कौन कौन हमारा यहाँ सही बैठ रहा है। तो व्यवस्थित व्यवहार, जो व्यवहार हो वह बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसका अर्थ है क्रमानुसार, यानी वह ऑर्डरली हो, क्लियर हो और कंट्रोल में हो। ये हमारा ऑप्शन ए पूर्णतः सत्य है। बी कह रहा है साक्षरता जिसका अर्थ है सामान्य तथा यह सिर्फ साक्षरता प्रदान करना या साक्षरता इफेक्टिव टीचर की यह नहीं है। आत्म सामर्थ्य जिसका तात्पर्य किसी व्यक्ति के किसी कार्य को निष्पादित करने के आत्म प्रत्यक्षीकृत करना, यह जो है यह सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए है, जबकि शिक्षक जो होते हैं वह सभी छात्र समुदाय के लिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं सी भी हमारा गलत है। डी कह रहा है नम्रता जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। देखिए यह कितना वाइटल पॉइंट है कि यह कह रहा है कि वह मृदु हो, सेंसिटिव हो। फिलिप्स एबिलिटी, ये सेंसिटिव जो है यह बहुत जरूरी है, यानी डी हमारा सही होगा। तो ए और डी सही हो रहा है 2 कथन में। ऑप्शन क्या रहा है? ए की ओर है। मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करना, ये पूछा जा रहा है कि कॉम्पिटेंसी किसका? इफेक्टिव टीचर का। तो ए और डी ये जो कथन है हमारा सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा सही आंसर का मिलान, ओनली ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए. विद्यार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के भिन्न प्रकारों का प्रयोग करना। बी. विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने की अवसर प्रदान करना। सी है कक्षा में व्यंग, कटाक्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना। डी. विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहन देना। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू इंक्रीज मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास? ए. यूज ए वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी टू मेंटेन ए स्टूडेंट
interest. B. Give a student opportunities to share their experience and learning with each other. C. Allow sarcasm and superiority to exist in classroom. D. Fostering classroom atmosphere which is based on trust and cooperation. ऑप्शन आपको दिया गया है ABCD में, कोई ऑप्शन एक सही होगा। ऊपर क्या 4 कथनों को चयन करना है। अभिप्रेरणात्मक, मोटिवेशनल, इसमें आपका सही आंसर दिख गया A, B एंड D ओनली, यानी C जो है वह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा C? तो कक्षा में व्यंग, कटाक्ष, यानी किसी भी बच्चा पर किसी भी प्रकार का सरकम्स नहीं होना चाहिए, या वहाँ पर सुपरिटी भी नहीं होना चाहिए। वह जो है अपने आप को कोई बच्चा सुपीरियर या इन्फीरियर न महसूस करे, यह बहुत वाइटल पॉइंट है। सी तो कतई नहीं होगा। तो सही क्या हो रहा है हमारा A, B एंड D ओनली, यानी विद्यार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीति के प्रयोग करना, ताकि बच्चे अपने रुचि के अनुसार कक्षा में अधिगम प्राप्त कर सके। विद्यार्थी की एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने के अवसर प्रदान करना। जो बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे होंगे और जो बच्चे अपने को समझ लिए, वो एक दूसरे से साझा कर सकते हैं अपने अनुभव को और उन्होंने जो सीखा। इससे क्या होगा कि एक पेयर कंपटीशन, कि हमने जो सीखा वह दूसरे से शेयर कर सके। यह बहुत अच्छी चीज़ है कि उसकी वाचन कौशलता भी बढ़ेगी। और डी कह रहा है विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहन देना। जो हमारा क्लासरूम एटमॉस्फेयर है उसको प्रोत्साहन देना या बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा A, B एंड D ओनली, ऑप्शन सी की, ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है स्थिति बोध यह विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। कथन 2 है स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। इंग्लिश है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है सिचुएटेड कॉग्निशन इज द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन लोकल सोशल एंड फिजिकल कंटेक्स्ट नॉट विद इन एंड इंडिविजुअल्स माइंड। स्टेटमेंट 2 कह रहा है स्कीमा इज ए कंसेप्ट और फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन ए पर्सन्स माइंड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा ABCD के दिए गए विकल्प से? स्थिति बोध यह विचार है, माने सिचुएशन यह है कि सोच जो है वह व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। सही है, कहाँ कहीं दिक्कत हो रही है। जो हमारा सोशल क्राइटेरिया है और उसमें जो संदर्भ है, जो हमारा कंटेक्स्ट है, उसके आधार पर यदि हमारी सोच बनती है तो यह बहुत अच्छी बात है, न कि व्यक्ति के मन में। ये सिर्फ इंडिविजुअल हो जाएगा और सामाजिक संदर्भ में जो सोच बन रही है वह कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होगा। कथन 2 कह रहा है कि स्कीमा एक रूपरेखा या एक फ्रेमवर्क है जो सूचना को, जो इंफॉर्मेशन को संगठित करने एवं उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। यही तो हमारा स्कीमा है। तो कथन 2 भी हमारा सही है। इस प्रकार दोनों कथन, 1 सही है और 2 सही है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है।
नेक्स्ट है 6 पर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप आकार में संरक्षित व प्रतिघारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। कथन 2 कह रहा है, तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट अक्षर व शब्द प्रभाव, प्रतीकों, चिन्हों व शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्याधीन है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Statement 1. In short-term memory, the sensory information is preserved and retained in the format as safe as it was originally received. Statement 2 है, in immediate memory, sensory information is subject to a process of encoding for being retained in the form of a special visual and auditory impressions, symbols, sign and words. इसमें हमारा क्या हो जाएगा, दिया गया है आपको 4 ऑप्शंस ABCD, कौन सा हमारा सही होगा। प्रश्न कर रहा है कि लघु अवधि में यानी छोटे समय में स्मृति यानी जो हमारी यादगार है, मेमोरी है, वह संवेदी सूचना को उसी रूप में संरक्षित और प्रतिघारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। तो एक छोटे से समय में ढेर सारी बातें जो संवेदी सूचना के रूप में है उसे हम संरक्षित नहीं कर सकते, और चूंकि छोटा टर्म है, शॉर्ट टर्म में कभी याद रहती है कभी भूल जाती है, लेकिन वही इस जगह दीर्घ स्मृति में रहता तो ये बातें सही हो सकती थी। लेकिन पूछा जा रहा है इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघु अवधि में, तो ये कथन आपका गलत हो रहा है। कथन 2 कह रहा है, तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक व शब्द प्रभाव, तात्कालिक इमीडिएट मेमोरी यानी अभी अभी जस्ट, उसमें आपका विशिष्ट चाक्षक, शब्द का प्रभाव, प्रतीक, चिन्ह और शब्द के रूप में, यह भी कथन आपको कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि इमीडिएट में, जस्ट में इतनी जल्दी और इतनी फास्ट रूप से आपको शब्द का प्रभाव या उसका सिंबल या इसका साइन भी हमारे मनो जो आत्मिक है उसको नहीं प्रतिघारित कर सकता है। तो कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है। तो ऑप्शन कहाँ जा रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दोनों कथन हमारा गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है उन्हें उसे समझने एवं उसके बारे में गहन चिंतन में सहायता करना अनौन शिक्षण का लक्ष्य है। कथन 2 है, अनुकूलित शिक्षण सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश प्रदान करता है तथा जब उन्हें आवश्यकता हो तो सहायता प्रदान करता है, किंतु जब विद्यार्थी अपने आप इससे निपटने में समझ हो जाए तो सहायता को हटा लेता है। ये ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, द गोल ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड थिंक कीप डीपली व्हाट दे हैव रीड। स्टेटमेंट 2 कर रहा है, एडेप्टिव टीचिंग प्रोवाइड्स ऑल स्टूडेंट्स विथ चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस एंड यूजेस सपोर्ट्स व्हेन नीडेड बट रिमूव्स दिस सपोर्ट्स एज स्टूडेंट्स बिकम एबल टू हैंडल मोर ऑन देयर ओन। इसमें सही क्या हो जाएगा, 7वें का कौन सा कथन हमारा सही है या गलत है, इसको चयन करना है। विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है उन्हें उसे समझने एवं उसके बारे में गहन चिंतन में सहायता करना अन्योन शिक्षण का लक्ष्य है। यह सही है कि जो बच्चा पढ़ा उसको समझना एवं उसमें डीपली थिंकिंग करना या उसमें सहायता करना या अन्योन शिक्षण का लक्ष्य है। यह कथन सही है, 1 हमारा सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि अनुकूलित शिक्षण सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश प्रदान करता है, चुनौती देता है। क्या, अनुकूली, जो हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग है, उन्हें आवश्यकता हो तो सहायता देता है, लेकिन जब छात्र जो है इससे निपटने में सक्षम हो जाए तो वह अपने सहायता को हटा भी लेता है। यह भी कथन आपको सही, दोनों कथन सही है। तो कहाँ जा रहा है ऑप्शन हमारा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
सही आंसर का मिलान है आपको। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। सहकारी अधिगम के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बी सकारात्मक परस्पर निर्भरता, सी प्रोत्साहक अन्योन्य क्रिया, डी सामाजिक कौशल, ई सामूहिक परिक्रमण। इंग्लिश इसकी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव लर्निंग? ए इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, बी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सी प्रोमोटिव इंटरेक्शन, डी सोशल स्किल और ई है ग्रुप प्रोसेसिंग। ऑप्शन आपको ए बी सी डी में है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सहकारी, यानी कहीं ना कहीं हमें साथ साथ काम करने वाले लर्निंग से महत्व रख रहा है, जो हमारे लिए कौन कौन उत्तरदायी होगा। यही है सहकारी अधिगम के कौन कौन से तत्व है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सही है, जो भी हम साथ में रहकर काम करेंगे सहकारी कोऑपरेटिव रूप में कंपैरेटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अपना भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो इंडिविजुअल जरूरी है। सकारात्मक परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर जो हम निर्भर होंगे यह भी पॉजिटिवली हो, न कि नकारात्मक। प्रोत्साहक अन्योन्य क्रिया, एक दूसरे को हम प्रोत्साहन करने वाले इंटरेक्शन करेंगे, तो ये सी भी हमारा सही है। डी करें सामाजिक कौशल, सोशल स्किल का भी होना आवश्यक है, तभी जाकर सहकारी अधिगम, यानी डी भी सही है। ए बी सी डी भी सही है। अभी की ओर देखा, सामूहिक परिक्रमण, ग्रुप प्रोसेसिंग, यह भी सही है। सहकारी होने के लिए कहीं ना कहीं हमारे ए बी सी डी ई सभी के सही है। तो ऑप्शन कहाँ जा रहा है? डी की ओर जा रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ए बी सी डी एंड ई वन, ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की ओर। उत्तम शिक्षण की आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण, बी बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता, सी विषयगत मामलों का ज्ञान, डी अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना, ई सख्त शिक्षण योजना का कठोर अनुवर्तन। इंग्लिश इसकी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचिंग? ए responsive human environment to foster exploration, b appropriate responsiveness to the child and the group, c knowledge of subject, d maintaining interpersonal relationship, e strict adherence to a rigid teaching plan। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तम शिक्षण जो हमारा गुड टीचिंग है उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी आवश्यकताएं कौन कौन सी है, यही हमारा प्रश्न है। तो देखा जाए कि अन्वेषक को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय, जो हमारा प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण है, यह मानवीय वातावरण में होना चाहिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे, ये हमारा सही। बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता, यह भी होना जरूरी है। रेस्पॉन्सिवनेस, ताकि एक दूसरे को भली भांति समझ सके। विषयगत मामलों का ज्ञान, यह तो एकदम जरूरी है कि जब तक हमारा नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी ए सही है, बी सही है, सी सही है और अगला देखा जाए डी। अंतर व्यक्ति संबंध बनाए रखना, यह भी सही है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक दूसरे से जो हमारा है वह मेंटेनेंस में हो, यानी डी भी सही है। ये देखा जाए सख्त शिक्षण योजना का कठोर अनुवर्तन, यह कतई नहीं, यह कभी नहीं होना चाहिए। जहां आपको सख्त शिक्षण हो और उसमें भी रिजिड टीचिंग, तो यह आपको फली फूल नहीं हो पाएगा। ये हमारा गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी की ओर है। बी डी नहीं, बी डी एंड ई ओनली नहीं, ये आपका बी आ जाएगा। ए बी सी एंड डी ओनली। चलिए बी हो जाएगा ऑप्शन, ए बी सी एंड डी ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सब 10 की ओर। निर्माणात्मक मूल्यांकन की विविध प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये पूछा जा रहा है। निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की क्या विशेषता है? यह
शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करते हो। वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। आपको ये तो होना ही होना है। ये जो हमारा कह रहा है कि शिक्षण रणनीति जो है उसके अंतर्गत में, चलिए भी देखा जाए, यह शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। सी, यह शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। डी, यह विद्यार्थियों के समय ग्रेड और प्रमाणन में योगदान करता है। ई, यह शिक्षार्थियों की एक कालावधि में प्राप्त अधिगम का सार प्रस्तुत करता है। इंग्लिश इसका है दिया गया है, ऑप्शन भी है ABCD में। व्हाट आर द वेरियस सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? ए, इट प्रोवाइड्स नीड फीडबैक टू द टीचर्स टू यूज टीचिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। बी है, इट हेल्प्स लर्नर्स टू एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली एंगेज इन लर्निंग। सी, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। डी, इट कंट्रीब्यूट्स to the overall grading and certificate of the learner. ये कह रहा है it sums up how much a student has learnt over a period of time. तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, सैलिएंट फीचर्स, प्रमुख विशेषताएं पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो यह तो सही है कि फीडबैक जो होता है वह होना ही चाहिए, यानी प्रतिपुष्टि, निर्माणात्मक मूल्यांकन सीधा सा है, ये हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहाँ होता है? क्लासरूम में होता है, उसको फॉर्म में किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। तो इसमें आपको प्रतिपुष्टि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या होता है? तत्काल वृद्धि, यह वृद्धि होगा, और क्या होगा? यह विकास होगा, और क्या होगा? सतत होगा। ये सब जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो ये हमारा सही है। बी देखा जाए, यह शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। बी, तो हमारा बी भी सही है, क्योंकि यह सतत और सक्रिय यानी एक्टिव एंड कंटिन्यूअस, यह भी सही। ए सही है, बी सही है। ठीक है। सी के देखा जाए, यह शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। हाँ, यह वृद्धि करता है, उसका लर्निंग जो है वह वृद्धि करता है, लर्निंग एबिलिटीज को। तो सी भी हमारा सही है। शिक्षार्थियों के समय ग्रेड और प्रमाणन नहीं, ये सर्टिफिकेट देता नहीं है, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ग कक्ष की ये कहानी होती है कि शिक्षक और छात्र जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और उसका समाधान भी किया जाता है। तो डी हमारा नहीं होगा। ई करा, यह शिक्षार्थियों के कालावधि में प्राप्त अधिगम का सार प्रस्तुत नहीं, यह हमारा समेटिव नहीं है जो कालावधि में होगा। तो ई भी नहीं। ए, बी और सी जो है ऑप्शन सी की ओर है। ए, बी और सी सही आंसर का मिला। ये रहा आपको सही आंसर, ए, बी और सी। चलिए, तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। प्रश्न यह तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित और इससे संदर्भित घुमा फिरा कर कभी प्रश्न से उत्तर तो कभी उत्तर से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको सेशन पर यदि नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला हो सके। पुनः हम लोग अगले सेशन में अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन पर थैंक यू वॉच करने के लिए।